प्रशांत ने बहादुर भोकाल से कहा, पाताल लोक में ऐसी क्या आफत आ गई कि कस्तूरी को मेरी जरूरत पड़ रही है। पाताल लोक में बहुत उथल पुथल हो रही है। पुराने राजा और मंत्री ने बगावत कर दी है। अचानक ही भूत खाने वाले शैतानी आदमी पाताल लोक में बढ़ गए हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वासु भी उनसे अकेले नहीं निपट पा रहा है। और सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि कस्तूरी के पास समस्या की जड़ को ढूंढने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने तुम्हें और छोटे शैतान को जल्द से जल्द पाताल लोक में बुलाया है। भोकाल ने प्रशांत को पूरा किस्सा सुनाया। प्रशांत ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर भोकाल से बोला, ठीक है, मैं पाताल लोक में जाकर कस्तूरी की मदद करूंगा, मगर मैं वहां सिर्फ कस्तूरी के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। फिर प्रशांत ने प्रिया, विजय और मेनका को बनारस वापस जाने के लिए कहा। भोकाल की बात से बिल्कुल साफ था कि कस्तूरी को सिर्फ प्रशांत और छोटे शैतान की ही जरूरत, इसलिए प्रशांत किसी और को पाताल लोक लेकर नहीं जा सकता था। जैसे ही तीनों लोग बनारस के लिए निकले, प्रशांत ने यंत्र बनाकर छोटे शैतान को भी अपने पास बुला लिया। फिर छोटा शैतान और प्रशांत बहादुर भोकाल के साथ पाताल लोक चले गए। पाताल लोक पहुंचते ही प्रशांत वहां का दृश्य देखकर हैरान था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जहां पाताल लोक में अक्सर शांति छाई रहती थी और लोग मुंह से कुछ भी बोलने से डरते थे, वही पाताल लोक में आज हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ मार काट और शोर हो रहा था। भूतों को खाने वाले शैतानी आदमी खुलेआम घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई भी चीज वहां नहीं बची थी। बहादुर भोकाल प्रशांत और छोटे शैतान को बचाते हुए कस्तूरी की झोपड़ी की तरफ ले गया। कस्तूरी अपनी झोपड़ी में अकेले बैठी थी। प्रशांत को देखते ही कस्तूरी की आंखें चमक गई। वो भागती हुई प्रशांत के पास आई और बोली, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पाताल लोक ही बगावत पर उतर आया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर इन दरिंदों से लड़ती रहूंगी तो समस्या का हल कैसे ढूंढूंगी। तुम घबराओ मत, मैं छोटे शैतान के साथ आ गया हूं। छोटा शैतान अब इतना ताकतवर है कि बगावत को कुछ समय तक रोक लेगा। तुम अपने आदमी इसके साथ भेज दो। भोकाल और छोटा शैतान इस मामले को संभाल लेंगे। प्रशांत ने कस्तूरी से कहा। जैसे ही कस्तूरी ने प्रशांत की बात को मान लिया, वैसे ही भोकाल और छोटा शैतान पाताल लोक में उस तरफ चले गए जहां पर राजा और मंत्री रहते थे। उनके जाते ही कस्तूरी ने प्रशांत से कहा, ये दोनों राजा और मंत्री को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएंगे। हमें जल्द ही कोई उपाय ढूंढना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ही भूतों को खाने वाले शैतानी आदमी कहां से आ गए। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या तुमने इसके बारे में कुछ पता किया है? प्रशांत ने पूछा। कस्तूरी ने गहरी सांस ली। फिर उसने प्रशांत से कहा, मेरे गुप्तचर ने मुझे बताया कि पाताल लोक में एक नया शहर बसाया गया है। मैं उस शहर को अभी तक जाकर देख नहीं पाई हूँ, मगर वहां पर जरूर कुछ गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं। जब तक भोकाल और छोटा शैतान इस बगावत से निपट रहे हैं, तब तक हम दोनों इस नए शहर को देख कर आते हैं। प्रशांत तुरंत कस्तूरी की बात से सहमत हो गया। कस्तूरी ने अपनी उड़ने वाली बाइक उठाई और प्रशांत को लेकर पाताल लोक के गुप्त रास्तों पर निकल पड़ी। ऐसी छोटी और अंधेरी गलियां प्रशांत ने पाताल लोक में पहले कभी नहीं देखी थी। तभी कस्तूरी ने अपनी बाइक को एक खंबे के पीछे रोक दिया। फिर दोनों बाइक से उतरे और छुपने की जगह ढूंढने लगे। कस्तूरी ने प्रशांत को इशारा करते हुए कुछ दिखाया। वो देखो, वहां रास्ता दिख रहा है जो गली की तरफ जा रहा है, कस्तूरी ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने भी रास्ते को गौर से देखा। वहां पर एक साइन बोर्ड भी लगा था जो चमकीली लाइटों से जगमगा रहा था। उस साइन बोर्ड पर लिखा था, कुदरत का करिश्मा। प्रशांत ने देखा वहां पर कुछ लोग बहकी हुई हालत में घूम रहे थे। प्रशांत ने कस्तूरी से कहा, ये लोग भूत तो नहीं लग रहे हैं, बल्कि ये लोग तो मुझे इंसान लग रहे हैं और लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। देखो ना कितना बहक गए हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। इंसान कब से पाताल लोक में रहने लग गए? यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। इंसान पाताल लोक में वैसे ही आए जैसे बाढ़ का पानी भूल भुलैया नदी में आया। जरूर किसी तरह का सुराख बना है जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है, और ये सुराख बनाया किसने है ये पता करना बहुत जरूरी है। हमें इस गली में जाकर देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है, कस्तूरी ने कहा।
प्रशांत और कस्तूरी बहुत ही सावधानी से गली की तरफ बढ़ने लगे। प्रशांत जब गली के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। प्रशांत को कुछ भूत भी दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर धरती लोक की तरह बना था। वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी और बहुत सारे नाइट क्लब्स खुले थे। सब जगह ड्रग्स लेते हुए और नशा करते हुए लोग दिख रहे थे। प्रशांत एक नाइट क्लब के सामने रुका। उसने बाहर खड़े हुए कुछ इंसानों से पूछा, अरे सुनो, ये कौन सी जगह है? नाइट क्लब के बाहर खड़े हुए एक लड़के ने सिगरेट का कश लिया और उसका धुआं प्रशांत के मुंह पर छोड़ दिया। फिर उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ये जन्नत है। प्रशांत उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने झट से पूछा, जन्नत? क्या सच में ये जन्नत है? प्रशांत का चेहरा देखकर वहां खड़े हुए नौजवान लोग हंसने लगे। नहीं 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 नहीं, ये जगह तो जन्नत से भी बेहतर है। जाओ अंदर जाकर खुद ही देख लो। नशे में धुत एक लड़की ने जवाब दिया। कस्तूरी ने प्रशांत को धक्का दिया और नाइट क्लब के अंदर ले गई। अंदर की हालत तो और भी बुरी थी। पूरे क्लब में ड्रग्स की पार्टी चल रही थी। हर कोई वहां नशे में बेहोश था। प्रशांत ने देखा कि क्लब के एक कोने में बहुत बड़ा सा बार बना हुआ था। वहां पर बारटेंडर शराब और खाने का सामान सर्व कर रहा था। प्रशांत को वो बारटेंडर कुछ अजीब लगा। उसने कस्तूरी को इशारा करते हुए कहा, बाकी सब लोग तो इंसान लग रहे हैं, मगर ये बारटेंडर कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें भी ये कुछ अलग दिख रहा है? कस्तूरी ने भी बारटेंडर को गौर से देखा। फिर उसने प्रशांत से कहा, हाँ हाँ, मुझे भी वो अजीब लग रहा है। वो ना तो भूत है और ना ही इंसान। दरअसल दरअसल वो भूत खाने वाला शैतान आदमी है। मगर वो यहाँ क्या कर रहा है? कस्तूरी ने कहा, मुझे ये जगह बहुत ही अजीब लग रही है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, चलो छुपकर इस क्लब के पीछे चलकर देखते हैं। ये खाना और शराब जहां से आ रहा है उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रशांत ने कहा। कस्तूरी और प्रशांत दबे पांव क्लब के पीछे जाने लगे। कस्तूरी ने दरवाजा खोला तो उसे एक पतला सा कॉरिडोर दिखा। उस कॉरिडोर के अंत में शायद किचन था। प्रशांत और कस्तूरी किचन की तरफ जाने लगे। प्रशांत ने किचन के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर प्रशांत का दिल दहल गया। उसने कस्तूरी को इशारा करके किचन के अंदर देखने को कहा। किचन के अंदर बहुत सारे बेहोश इंसान पड़े हुए थे। उसमें से कई लोग नौजवान थे। किचन के किनारे एक कसाई इंसानों को बेरहमी से काट रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था जिससे वो इंसानों का सर धड़ से अलग कर रहा था। उस कसाई को देखकर प्रशांत पहचान गया कि वो भूतों को खाने वाला शैतानी आदमी था। प्रशांत ने देखा कि कटी हुई लाशों को पकाकर खाने की तरह नाइट क्लब में सबको खिलाया जा रहा था। प्रशांत का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने कस्तूरी से कहा, ये इंसानों को काटकर इंसानों को ही कैसे खिला सकते हैं? ये कैनाबलिज्म है। ये तो धरती पर भी बैंड है। इतना ज्यादा वहशीपन यहाँ पर कैसे चल रहा है? मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिससे पूरे पाताल लोक की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। हमें पता करना होगा कि ये कौन कर रहा है। अगर ये सब जल्दी बंद नहीं हुआ तो पाताल लोक क्या, धरती लोक भी नहीं बचेगा, कस्तूरी ने कहा। प्रशांत और कस्तूरी किचन के अंदर झांक रहे थे कि अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रशांत ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो बारटेंडर था। उसने प्रशांत के करीब आकर अपनी नाक से सूंघा। नर मांस की खुशबू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर कसाई के हवाले करने वाला हूँ। तभी कस्तूरी ने उस लंबे चौड़े बारटेंडर के पेट में घूंसा मारा। बारटेंडर थोड़ा सा हिला और फिर कस्तूरी की तरफ गुस्से से देखने लगा। तुम तो इंसान नहीं हो। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? फिर अचानक ही उस बारटेंडर ने शोर करके बाकी शैतानी आदमियों को बुला लिया। इन दोनों को पीछे वाली कोठरी में डाल दो। मालिक से पूछता हूँ कि इनका क्या करना है। तब तक के लिए इन्हें बंदी बनाकर रखो। बारटेंडर के जाते ही प्रशांत और कस्तूरी को बाकी शैतानी आदमियों ने पकड़कर कोठरी में डाल दिया। प्रशांत और कस्तूरी दो अलग अलग केज में बंद थे। केज पूरा लोहे का बना हुआ था। उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था जिसकी चाबी सामने वाली दीवार पर टंगी हुई थी।
प्रशांत अपने केज में बैठा हुआ कस्तूरी से पूछ रहा था, ये शैतानी आदमी तो भूतों को खाते हैं, फिर अचानक ही इन्होंने आदमियों को मारना क्यों शुरू कर दिया? और वो बाकी इंसानों को भी आदमियों की लाश खिला रहे हैं। नाइट क्लब में मैंने कुछ और शैतानी आदमी भी देखे थे, वो भी इंसानों की लाशों को खा रहे थे। ये माजरा क्या है? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। प्रशांत ने कस्तूरी से पूछा, प्रशांत, हमें चीजों को समझना होगा। पाताल लोक में मरने के बाद वो लोग आते हैं जिनकी ख्वाहिशें जीवन में पूरी नहीं होती है, या फिर वो लोग जिन्होंने गलत काम किए होते हैं। दूसरा शरीर मिलने से पहले वो सारी आत्माएं पाताल लोक में कुछ समय बिताती हैं। इस समय में कुछ आत्माएं अपने आप को शुद्ध कर लेती हैं और आगे के सफर पर चल देती हैं, और कुछ आत्माओं को ये शैतानी आदमी खा जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो हमेशा के लिए इस पाताल लोक में फंस जाती हैं। कस्तूरी ने समझाया, मगर ये तो इंसान है ना। इंसान अगर पाताल लोक में आकर रहने लगेंगे तो क्या नेचर का बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा? और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान को मारकर ऐसे गैर कानूनी हरकत कैसे कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि वो मालिक कौन है? कोई तो है ना जो ये पूरा प्रोग्राम चला रहा है और ये सब लोग उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। तुम्हें इसके बारे में और क्या पता है? मुझे साफ साफ बताओ। प्रशांत ने कस्तूरी से सख्ती से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम्हें एक बात और जान लेनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनकी वजह से इंसान अमर बन सकता है, मगर जो इंसान अमर है वो भगवान नहीं है। ठीक उसी तरह ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसकी वजह से इंसान राक्षस भी बन सकता है, मगर वो सारे राक्षस असुर नहीं है। जिस तरह एक छोर पर सच्चाई का प्रतीक भगवान है, उसी तरह दूसरी छोर पर बुराई का प्रतीक असुर है। इंसान को क्या बनना है ये उसकी पसंद है, मगर उसके बाद भी भगवान या असुर बनना है, ये एक अलग ही प्रतिक्रिया है। ये मालिक जो कोई भी है, या तो वो असुर बन चुका है या फिर वो असुर बनना चाहता है। और अगर ये प्रतिक्रिया पूरी हो गई तो तुम खुद सोच सकते हो कि पूरे भूमंडल में क्या होगा। प्रशांत से बात करते करते कस्तूरी हताश हो गई। कस्तूरी की बात का प्रशांत पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसका गुस्सा खत्म हो गया और वो एक गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने सोचते हुए कहा, तो असुर वो होगा जिससे बाकी राक्षस भी डरते हैं। मनु ने मुझे बताया था कि सारे काले साएं किसी टीले की तरफ जा रहे थे, और वो भी किसी की दहशत में। अब वो क्या था मनु नहीं समझ पाया था, मगर अब मुझे लग रहा है कि सारी गुत्थी धीरे धीरे खुल रही है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल थी जो अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गई है। मुझे पता है कि आगे क्या करना है। क्या प्रशांत पाताल लोक में इंसानों की बलि को रोक पाएगा? क्या प्रशांत इन सब के पीछे छुपे हुए मालिक को ढूंढ पाए? क्या प्रशांत और कस्तूरी फिर से पाताल लोक और धरती लोक का बैलेंस सुधार पाएंगे? जानने के लिए सुनिए। कस्तूरी को प्रशांत की बात समझ में नहीं आई। उसने प्रशांत से पूछा, तुम्हें क्या समझ में आ गया? क्या इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास है? समाधान क्या है वो तो नहीं समझ में आया, मगर समस्या की जड़ क्या है वो समझ में आ रही है। मुझे लगता था कि खूनी कुआं धरती लोक पर हुआ करता है, और किसी गलती की वजह से अब वही खूनी कुआं पाताल लोक में भी आ गया है। मगर असलियत में ठीक उसका उल्टा है। खूनी कुआं हमेशा से पाताल लोक में ही था। कोई वजह रही होगी जिससे वो खूनी कुआं धरती लोक में भी पहुंच गया, और धरती लोक में पहुंचते ही अब खूनी कुएं बढ़ते ही जा रहे। एक से अनेक खूनी कुएं हो गए। अनेक खूनी कुओं के मालिकों ने ढेर सारे इंसानी नौकर भी ढूंढ लिए, और इसी तरह से धरती लोक पर क्राइम बढ़ता जा रहा है। प्रशांत ने कस्तूरी को समझाया। कस्तूरी प्रशांत की बात ध्यान से सुन रही थी। उसे भी प्रशांत की बात सही लगी। उसने प्रशांत से कहा, अगर पाताल लोक में खूनी कुआं है तो हमें उसे ढूंढकर समस्या का हल करना चाहिए। मगर मुझे ये भी पता है कि पाताल लोक इतना बड़ा है कि यहाँ कुछ भी ढूंढना असंभव कार्य है। अगर हमने किसी तरह से खूनी कुएं के स्रोत को ढूंढ भी लिया तो हम उसे खत्म कैसे करेंगे? प्रशांत भी इसी सोच में डूबा हुआ था। उसके पास कस्तूरी के सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं था।
अभी उन दोनों के लिए उस कोठरी से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी था। तभी कोठरी का दरवाजा खुला और एक जल्लाद वहां आकर खड़ा हो गया। जल्लाद ने अपनी चाकू की धार को दिखाते हुए कहा, मालिक का संदेश आ गया है। तुम दोनों का सिर धड़ से अलग करके तुम्हारा नाश्ता बनाकर यहाँ सबको खिलाया जाएगा। अब तुम ये बताओ कि पहले कौन मरना चाहेगा? जल्लाद जोर जोर से हंसने लगा। फिर जल्लाद ने प्रशांत के केज का दरवाजा खोला और उसको गले से पकड़कर बाहर निकाल लिया। तुम्हारे शरीर से इंसानी खुशबू आ रही है। तुम्हारी बलि चढ़ाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रशांत ने अपने आप को जल्लाद से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ फौलाद के थे। जल्लाद ने अपना चाकू उठाकर प्रशांत की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि प्रशांत के पीछे बंधे हुए हाथों में से तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जल्लाद की आंखें चकाचौंध हो गई। जैसे ही जल्लाद ने अपनी आंखें बंद की, प्रशांत ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। प्रशांत के हाथों का चिन्ह चमक रहा था और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही कस्तूरी ने यह देखा, वो अपने केज में पद्मासन में बैठ गई। फिर उसने काल भैरवी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे कमरे में चमकीली सुनहरी रोशनी भर गई थी। कस्तूरी और प्रशांत भी उस रोशनी में कुछ देख नहीं पा रहे थे। उन्हें भी अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। प्रशांत को किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। क्षण भर में वो रोशनी अपने आप ही खत्म हो गई। जैसे ही प्रशांत और कस्तूरी ने अपनी आंखें खोली, पूरी जगह का हुलिया ही बदल चुका था। प्रशांत के हाथों की जंजीर टूट चुकी थी। उसने दीवार पर टंगी हुई चाबी उठाई और कस्तूरी को केज से बाहर निकाल लिया। कोठरी से आया हुआ जल्लाद नीचे मरा पड़ा हुआ था। कस्तूरी और प्रशांत उसकी लाश के ऊपर से कूदते हुए कोठरी से बाहर चले गए। बाहर नाइट क्लब में भी वही हालत थी। बहुत सारे कसाई, नौकर, बारटेंडर्स सब मरे पड़े हुए थे। प्रशांत ने कस्तूरी का हाथ पकड़ा और वो दोनों भागते हुए नाइट क्लब से बाहर गली में आ गए। अब हमें कहाँ चलना चाहिए? प्रशांत ने पूछा। कस्तूरी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रशांत से कहा, इसी गली में आगे चलते हैं। हमें वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ पर काम करने वालों ने किसी मालिक का नाम लिया था। इसका मतलब वो मालिक यहीं कहीं होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं। प्रशांत और कस्तूरी गली में आगे की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बहुत ऊंची इमारत दिखी। वो इमारत बाकी बिल्डिंग से अलग लग रही थी। लगता है जैसे किसी तरह की फैक्ट्री है। प्रशांत ने इमारत को देखते हुए कहा, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। कस्तूरी ने कहा। प्रशांत और कस्तूरी दबे पांव इमारत के अंदर घुस गए। इमारत के अंदर का नजारा बहुत ही विचित्र था। वो इमारत किसी कारखाने से कम नहीं थी। प्रशांत ने देखा कि इंसानों की लाश एक कन्वेयर बेल्ट पर पड़ी हुई थी और वो बेल्ट 6 फ्लोर ऊपर तक जा रही थी। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी शैतानी आदमी लग रहे थे। दीवार पर काम करने वाले मजदूरों के कपड़े टंगे हुए थे। प्रशांत ने 2 यूनिफॉर्म उठा ली। कस्तूरी और प्रशांत ने जल्दी से उन यूनिफॉर्म को पहन लिया। पाताल लोक में ऐसी विचित्र जगह कैसे हो सकती है? और ये सब बनाया किसने? इन लाशों का ये क्या कर रहे हैं? कस्तूरी ने हैरान होते हुए प्रशांत से पूछा। इंसान के लाशों की चमड़ी को अलग किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि और ये क्या कर रहे हैं। प्रशांत ने कहा। हर फ्लोर पर एक अलग ही काम चल रहा था। कहीं पर लाशों की चमड़ी हटाई जा रही थी तो कहीं पर उनके ऑर्गन निकाले जा रहे थे। जब प्रशांत 5वें फ्लोर पर पहुंचा, तब उसने देखा कि लाशों की आत्माएं निकालकर एक बोतल में बंद की जा रही थी। वो वहां पर देखो क्या रखा है। उस अलमारी में बहुत सारी काली कांच की बोतलें हैं और उन सब पर लाल रंग का ढक्कन है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी आत्माओं को निकालकर इन काली बोतलों में रखा जा रहा है। कस्तूरी ने कहा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ये सारी बोतलें खूनी कुएं को चढ़ाई जाएंगी। एक तरह से देखा जाए तो खूनी कुएं के लिए आत्माओं की वाइन बनाकर रखी गई है। प्रशांत ने कहा।
फिर प्रशांत ने चुपचाप अलमारी से दो बोतलें उठाकर अपनी जेब में रख ली। उसने कस्तूरी का हाथ पकड़ा और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। वो फ्लोर पूरा खाली पड़ा हुआ था। कमाल की बात है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। सामने सिर्फ एक काले रंग का दरवाजा है और पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। कस्तूरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। प्रशांत भी दरवाजे को देखकर हैरान था। वो दरवाजे के पास गया। ये दरवाजा काला नहीं है, इस पर खून गिरा हुआ है और इतना सारा खून गिरा है कि ज्यादा समय बीत जाने के कारण वो लाल से काला हो गया है। प्रशांत ने दरवाजे को ध्यान से देखते हुए कहा। इससे पहले कि प्रशांत और कस्तूरी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते, वो दरवाजा अपने आप अंदर से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही उसमें से खूनी कुएं की बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि प्रशांत को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रशांत की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कस्तूरी अपने आप को संभाले हुए थी। उसने प्रशांत से कहा, तुम दरवाजे के बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। प्रशांत को तेज खांसी आने लगी। उसने खांसते हुए कस्तूरी से कहा, लेकिन तुम्हारा अकेले अंदर जाना ठीक नहीं होगा, तुम अपने आप को संभालो। प्रशांत अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि अचानक ही किसी ने कस्तूरी को अंदर खींच लिया। आ! कस्तूरी की चीख प्रशांत के कानों में पड़ी। प्रशांत ने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर नाक पर बांध लिया। फिर उसने भी दरवाजे के अंदर कदम रख लिया। कमरे में पूरा अंधेरा था। प्रशांत को सांस लेने में अब और भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। खून की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी अचानक प्रशांत के सामने एक उड़ती हुई खोपड़ी आ गई। उस खोपड़ी की आंख और मुंह से आग निकल रही थी। जैसे ही वो उड़ती हुई खोपड़ी प्रशांत की तरफ आई, प्रशांत अपने आप को बचाने के लिए झुककर नीचे बैठ गया। नीचे बैठते ही उसे किसी की आहट सुनाई दी। कोई प्रशांत की तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसने झट से प्रशांत का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ उसे कमरे से बाहर ले आया। प्रशांत अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर चौंक गया, मगर जब तक प्रशांत कुछ कहता, वो दोबारा भागकर कमरे में गया और इस बार कस्तूरी को हाथ से खींचता हुआ बाहर ले आया। अरे तुम यहाँ कैसे आए? मनु, तुम्हें तो खूनी कुएं में होना चाहिए था ना? प्रशांत ने कहा। प्रशांत की सांस फूल रही थी। अरे ये सब बाद में पूछना, पहले यहाँ से भागो, मनु ने हड़बड़ाते हुए कहा। तीनों लोग सीढ़ी से नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगे, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शैतानी आदमी उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर आ रहे थे। शैतानी आदमी बहुत सारे थे। तीनों मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाजे के अंदर वो जलती हुई खोपड़ी उनका इंतजार कर रही थी। आगे कुआं, पीछे खाई, अब यहां से कैसे निकला जाए भाई? कस्तूरी ने कहा। तभी अचानक मनु ने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसके हाथ में क्या था प्रशांत ठीक से नहीं देख पाया। मनु ने जैसे ही उस चीज को शैतानी आदमियों को दिखाया, वो डर से कांपने लगे। डरते हुए उन्होंने उल्टे कदमों से सीढ़ी उतरना शुरू कर दिया। मनु तेजी से उनकी तरफ भागने लगा। शैतानी आदमी इतना डर गए कि भागते भागते जमीन पर गिरने लगे। मनु ने प्रशांत और कस्तूरी को इशारा किया और सब लोग भागकर उस कारखाने से बाहर आ गए। कारखाने से बाहर निकलते ही मनु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, "आह, बाल बाल बचे, किस तरफ जाना है?" कस्तूरी दो प्रशांत को देखकर हैरान थी, मगर यह समय सवाल पूछने का नहीं था। उसने तुरंत दोनों को इशारा किया और वापस गली में ले गई। गली के नाइट क्लब की भी अब शक्ल बदली हुई थी। अब वो जगह एक कब्रिस्तान लग रही थी। पूरे में लाशें पड़ी हुई थी और कोई भी अब नशे में धुत खुश नहीं लग रहा था। प्रशांत ने एक लड़के को बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसने उस लड़के को बचाने की कोशिश की और अपने साथ उठाकर ले जाने लगा। तभी उस लड़के ने प्रशांत से कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आकर पूरी जन्नत खराब कर दी। अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रशांत ने कहा,
तुम मुझे क्या बचाओगे? तुम चाहते क्या हो कि मैं दिन भर काम के बोझ के तले मरता रहूं? हाँ, इससे तो यही दुनिया बेहतर है। नशे में कम से कम अपनी समस्याओं को भुला तो सकते हैं। ये दुनिया जन्नत थी और वो भी तुमने बर्बाद कर दी। चले जाओ यहाँ से। उस लड़के ने प्रशांत के हाथ को जोर से झटका और प्रशांत को धक्का देकर हटा दिया। प्रशांत दोबारा उस लड़के से कुछ कहता कि कस्तूरी ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गई। कस्तूरी ने प्रशांत से कहा, इनको समझाना बेकार है। ये सब काली शक्ति की वजह से अंधे हो चुके हैं। इन्हें सही और गलत की पहचान भी नहीं रही। तुम कुछ भी कहोगे इन्हें समझ में नहीं आएगा। अभी इनके ऊपर अपना समय व्यर्थ मत करो। इस समय हमारा यहाँ से भागना ज्यादा जरूरी है। फिर वो तीनों गली से भागकर उस अजीब शहर से बाहर निकल आए। कस्तूरी उन्हें खंबे के पीछे छुपी हुई अपनी बाइक तक ले आई। तीनों लोग भागते भागते हांफने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें यह लगा कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था, तब कस्तूरी ने पूछा, तुम दोनों प्रशांत ही हो ना, या ये मेरी आंखों का छलावा है? ये मनु है, मेरी आत्मा। एक खूनी कुएं की वजह से अब हम दोनों अलग अलग हो गए हैं। प्रशांत ने कस्तूरी को समझाया। फिर प्रशांत ने मनु की तरफ देखा और पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुमने तो कहा था ना कि खूनी कुएं के अंदर जाकर तुम जासूसी करोगे। कुछ मिला तुम्हें? मैं खूनी कुएं के अंदर ही था। मैंने तुम्हें उस टीले के बारे में बताया था ना, मैं उसके आसपास ही था। पता नहीं अचानक उस अंधकार से मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। और ये कौन सी जगह है और यहाँ के लोगों को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। जो जीना ही नहीं चाहता उसे कोई बचा कैसे सकता है? मनु ने पूछा। मनु की बात सुनकर प्रशांत के दिमाग में एक ख्याल आया। इसका मतलब धरती लोक पर जो कुआं हमने खोला था उसका पाताल लोक की इस फैक्ट्री से कोई कनेक्शन है। शायद यही वो सुराग है जो पाताल लोक और धरती लोक के खूनी कुएं को कनेक्ट करता है। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। हमें आगे की योजना के बारे में विचार करना चाहिए। कस्तूरी ने दोनों को अपनी बाइक पर बैठाया और अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। क्या था उस पाताल लोक के खूनी कुएं का रहस्य? क्या प्रशांत और मनु मिलकर खूनी कुएं को हमेशा के लिए बंद कर पाएंगे? कस्तूरी के साथ प्रशांत और मनु अब आगे क्या करने वाले हैं, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कस्तूरी की झोपड़ी पर आकर प्रशांत बहुत गहरी सोच में डूब गया था। उसने कस्तूरी और मनु से कहा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पाताल लोक जैसी जगह से निकलना क्यों नहीं चाहता। लोग स्वर्ग और नर्क का फर्क कैसे भूल गए? अगर कोई उनकी भलाई करना चाहता है तो वो उसे देख क्यों नहीं पा रहे? तुम उनका कुछ नहीं कर सकते प्रशांत। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनकी मदद लेते हैं कि नहीं। हाँ, अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहता है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कस्तूरी ने प्रशांत को समझाया। वो सब लोग जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें एक इल्यूजन दिखाया जा रहा है और उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि नशा और ड्रग्स यही सब जिंदगी की कामयाबी का प्रतीक है। अब जिसकी सोच ही बदल चुकी है उसको बचा पाना तो बहुत मुश्किल है ना। और उन्हें बचाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उन्हें इल्यूजन और रियलिटी का डिफरेंस दिखाया जाए, मनु ने कहा। प्रशांत दोनों की बात को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम दोनों की बात समझ रहा हूं। ठीक है, ओके। ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वहां पर बहादुर भोकाल और छोटा शैतान भी आ गए। उन्होंने आते ही सारा किस्सा कस्तूरी को सुनाया। बहादुर भोकाल ने कहा, हमने कुछ समय के लिए बगावत को रोक लिया है। राजा और मंत्री को जेल में भी डाल दिया है, मगर पता नहीं और कब तक ऐसा चलेगा। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब हमें अगला कदम क्या लेना है ये सोचने का समय मिल जाएगा। हमें ये तो समझ में आ गया है कि इस समस्या में पाताल लोक और धरती लोक दोनों के खूनी कुएं का हाथ है।
अब बस इस समस्या का इलाज ढूंढना है, कस्तूरी ने कहा। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रुकूंगा, मनु ने प्रशांत से कहा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। मुझे लगता है कि अब हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, प्रशांत ने मनु से कहा। प्रॉब्लम के इतना करीब आकर ना अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सामने जल्द ही इस समस्या का हल भी आ जाएगा। तुम धरती लोक पर जाकर इस समस्या का हल ढूंढो, मनु ने प्रशांत को जवाब दिया। इससे पहले कि प्रशांत कुछ कह पाता, मनु उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। प्रशांत उसके पीछे जाने वाला था कि कस्तूरी ने प्रशांत को रोक लिया। रुक जाओ प्रशांत, उसको अपना काम करने दो। मैं पाताल लोक पर नजर रखती हूँ, तुम अब सीधे धरती लोक पर चले जाओ। चाहो तो छोटे शैतान को मेरे साथ छोड़ सकते हो। प्रशांत ने छोटे शैतान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अब वो एक स्मार्ट टीनेजर बन गया था और प्रशांत को उस पर गर्व था। तो ठीक है, मनु और छोटा शैतान, इन दोनों को मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। इनका विशेष ध्यान रखना, हाँ? प्रशांत ने कस्तूरी से कहा। फिर प्रशांत भी धरती लोक की तरफ चला गया। वापस आकर प्रशांत सीधे अपनी दुकान पर गया। प्रिया और विजय दुकान पर नहीं थे। तभी प्रशांत के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने खूनी कुएं को खोल दिया। खूनी कुएं से एक काला साया निकलकर प्रशांत के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रशांत ने उससे पूछा, एक बात बताओ, क्या पाताल लोक में भी खूनी कुआं है? प्रशांत का सवाल सुनते ही काला साया भड़क गया। उसने गुस्से से प्रशांत से पूछा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम पाताल लोक गए हो? क्या तुमने पाताल लोक में कोई कुआं देखा है? नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही, मतलब अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। प्रशांत ने बात को पलटने की कोशिश की, मगर प्रशांत की बात से अब काला साया पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था। उसकी लाल आंखें डरावनी दिख रही थी। अब उसने एक आदमी जैसी आकृति ले ली थी और अपना हाथ बढ़ाकर सीधे प्रशांत के गले को पकड़ लिया था। प्रशांत का गला पकड़ते ही काले साए ने उसे हवा में उठा दिया। काला साया चिल्लाते हुए प्रशांत से बोला, मैंने पूछा कि तुमने पाताल लोक में खूनी कुआं देखा है? चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। प्रशांत की सांस अब रुक रही थी। काले साए ने उसका गला कसकर दबोच लिया था। प्रशांत ने ना में सिर हिलाना शुरू कर दिया। गुस्से से काले साए ने प्रशांत को कसकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही प्रशांत के मुंह से खून निकलने लगा। प्रशांत तुरंत समझ गया था कि ये सवाल काले साए के लिए कितना जरूरी था। भले ही उसने जवाब नहीं दिया था, मगर प्रशांत समझ गया था कि ये बात बहुत गंभीर थी। तुम्हारी सजा ये है कि अभी के अभी तुम्हें मुझे 2 बलि लाकर देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, काले साए ने प्रशांत से कहा। 2 बलि? और वो भी इस समय? वो मैं वो मैं इतनी जल्दी कैसे ला सकता हूँ? प्रशांत भी काले साए की बात को सुनकर डर गया। ये सब तुम्हें मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था, काले साए ने जवाब दिया। अचानक ही प्रशांत को पाताल लोक से लाई हुई वो 2 काली बोतल याद आ गई। उसने झट से अपनी जेब से उन दोनों बोतलों को निकाला और काले साए के हवाले कर दिया। काले साए ने झट से उन दोनों बोतलों में भरी हुई आत्मा को अपने अंदर ले लिया। आत्मा पीते ही जैसे काले साए का मूड फिर से अच्छा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए प्रशांत से कहा, ये तो बहुत ही विशेष आत्मा लग रही है। इसको अपने अंदर लेते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करता हूँ। प्रशांत ने कुछ देर सोचा और फिर काले साए से कहा, ठीक है, तो मैं एक विश मांगता हूँ, मेरी एक गलती को माफ करने की विश। मेरी यही इच्छा है कि अगर कभी मुझसे एक गलती हो जाए तो वो तुम माफ कर दो। प्रशांत की इच्छा सुनकर काला साया परेशान हो गया। उसने झट से कहा, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये कैसी इच्छा है
प्रशांत को समझ में आ गया था कि यह उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड था। उसने काले साए से कहा, मुझे बस यही चाहिए, सिर्फ एक ही गलती तो माफ करनी है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? लगता है आज तुमने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ, मगर याद रखना, सिर्फ एक गलती, उससे ज्यादा नहीं। काले साए ने कहा। फिर काला साया खूनी कुएं के अंदर चला गया और खूनी कुआं अपने आप ही गायब हो गया। प्रशांत को काले साए के व्यवहार में कुछ अटपटा लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने काले साए के साथ एक समझदार डील कर ली थी। प्रशांत अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक डोरबेल बजी। प्रशांत ने दरवाजा खोला तो वहां पर मेनका खड़ी थी। मेनका हंसते हुए प्रशांत के घर के अंदर आ गई। उसने अंदर आते ही प्रशांत को गले लगा लिया और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। फिर मेनका ने पूछा, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? जब मैं यहाँ आया तब प्रिया और विजय नहीं थे। मैं तुम्हारे घर आने की सोच ही रहा था कि तुम आ गई। क्या तुमने प्रिया और विजय को देखा? प्रशांत ने पूछा। हाँ, वो प्रिया और विजय मूवी देखने गए और उसके बाद शायद वो डिनर पर भी जाएंगे, मेनका ने प्रशांत को बताया। प्रशांत मेनका की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने मेनका से कहा, क्या कहा? प्रिया विजय के साथ मूवी देखने गई और उसके साथ खाना खाने भी जाएगी? ये दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? प्रशांत की बात सुनते ही मेनका हंसने लगी। उसने हंसते हुए प्रशांत से कहा, तो क्या तुम्हें उन दोनों से जलन हो रही है? तुम रहोगे तो तुम्हें बताएंगे ना, और तुम्हें जेलस फील करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चलो हम लोग भी कहीं बाहर चलते हैं। मेनका प्रशांत के पास आई और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया। प्रशांत का भी मूड मेनका की वजह से थोड़ा बदल गया। पाताल लोक और खूनी कुएं की समस्या प्रशांत के दिमाग पर बहुत ज्यादा चढ़ गई। उसे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब मेनका से बात करके उसे अच्छा लग रहा था। प्रशांत ने मेनका से कहा, ठीक है, चलो हम लोग भी कहीं बाहर चलते हैं। क्या तुम कोई मूवी देखोगी? मैंने चेक किया था, अभी कोई अच्छी मूवी नहीं आई है, मगर शहर में कोई मशहूर इल्यूजन आर्टिस्ट आया है, चलो हम उसे देखने चलते हैं, मेनका ने प्रशांत को बताया। इल्यूजन मतलब मैजिशियन ना? मैं जब छोटा था ना तब बहुत से जादू के शो देखा करता था। उनको देखने में बहुत मजा भी आता था। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो यही शो देखते हैं। मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर देता हूँ और फिर हम साथ में चलते हैं, प्रशांत ने मेनका से कहा। फिर उसने झट से अपना फोन निकाला और ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर दी। कुछ ही देर में प्रशांत और मेनका इल्यूजन आर्टिस्ट का शो देखने के लिए पहुंच गए थे। थिएटर में बहुत भीड़ थी। मेनका ने प्रशांत से कहा, लगता है वाकई में बहुत मशहूर आर्टिस्ट है, देखो ना कितने सारे लोग आ गए हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आज के जमाने में भी लोग मैजिशियन को देखना चाहते हैं। चलो हम जल्दी से अंदर चलकर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, प्रशांत ने कहा और मेनका का हाथ पकड़कर थिएटर के अंदर चला गया। जैसे ही सब लोग थिएटर के अंदर बैठ गए, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। तभी स्टेज पर एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई देने लगी। जैसे ही वो स्क्रीन ऑन हुई, उस पर एक मास्क वाला आदमी दिखाई दे रहा था। उस मास्क वाले आदमी ने ऑडियंस से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने सारे लोग मेरा शो देखने के लिए आए। बिना देरी किए मैं अपना पहला करतब दिखाता हूँ, और मुझे अपने पहले करतब के लिए एक वॉलंटियर चाहिए। क्या तुम में से कोई स्टेज पर आएगा? स्क्रीन पर उस मास्क वाले आदमी को देखते ही सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तभी एक आदमी ऑडियंस के बीच से उठकर स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया। प्रशांत अभी भी कंफ्यूज था। उसने मेनका से पूछा, ये टीवी स्क्रीन वाला आदमी ही क्या वो इल्यूजन आर्टिस्ट है? तो क्या वो स्टेज पर आकर जादू नहीं दिखाएगा? मेनका ने प्रशांत को बताया, यही तो इस शो की खासियत है, वो सारा जादू स्क्रीन पर रहकर करेगा और वॉलंटियर यहाँ हमारे सामने स्टेज पर हो। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? मतलब इतनी दूर से जादू कैसे कर सकता है? प्रशांत ने हैरान होते हुए पूछा। यही देखने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अब शोर मत करो तुम, देखो वो जादू कैसे करता है, मेनका ने कहा।
प्रशांत हैरान होकर स्टेज पर देखने लगा। जैसे ही वो वॉलेंटियर स्टेज पर गया, उसके सामने एक काले रंग का पर्दा गिर गया। स्क्रीन पर मास्क वाले आदमी ने हाथों से कुछ इशारा किया। पर्दे के पीछे से सफेद रंग का कबूतर निकल कर आ गया। पर्दा जमीन पर गिरा तो वहां से आदमी गायब हो चुका था। पूरी ऑडियंस ने ताली बजाई और हॉल में शोर होने लगा। प्रशांत ने फिर मेनका से पूछा, तो क्या इसने उस आदमी को गायब करके कबूतर बना दिया? और वो आदमी गया कहाँ? और ये सारा जादू उस स्क्रीन वाले इल्यूजन आर्टिस्ट ने कैसे किया? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई दूर बैठकर जादू कैसे कर सकता है ना? एकदम चमत्कार। चलो अब उसका अगला जादू देखते हैं, मेनका ने कहा, और सारी ऑडियंस के साथ वो भी ताली बजाने लगी। स्क्रीन पर इल्यूजन आर्टिस्ट ने दोबारा बोलना शुरू किया, अपनी अगले एक्ट के लिए मुझे एक और वॉलंटियर चाहिए। इस जादू में मैं सर को काट कर धड़ से अलग कर दूंगा। कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो वॉलंटियर बन सके? ऑडियंस इल्यूजन आर्टिस्ट के काम से वैसे भी बहुत खुश थी। इस बार एक लड़की वॉलंटियर बनकर स्टेज पर चली गई। स्टेज पर एक बेड नजर आ रहा था। वो उस पर जाकर लेट गई। इल्यूजन आर्टिस्ट ने फिर से हाथ से कुछ इशारे किए। अचानक ही हवा में एक बहुत बड़ी सी तलवार लटकती हुई आई। जैसे ही तलवार उस लड़की की गर्दन पर गिरी, उसका सर धड़ से कटकर अलग हो गया। पूरे हॉल में खून की छींटें बिखर गई। लड़की का कटा हुआ सर स्टेज से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। क्या वो वाकई में मैजिशियन का शो था या सच में कोई थिएटर में खून कर रहा था? क्या प्रशांत? जैसे ही वो कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ ऑडियंस के बीच में पहुंचा, सब समझ गए कि वो शो किसी मैजिशियन का शो नहीं था। देखते ही देखते पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सब लोग दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। वो जल्द से जल्द उस हॉल से निकलना चाह रहे थे। मेनका ने प्रशांत का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रशांत ने देखा कि कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिर अचानक ही स्क्रीन पर मास्क पहना हुआ आदमी जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगा। ये सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक मैं नहीं कहूं। आज तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसलिए चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ जाओ। अगर तुमने ज्यादा शोर किया तो मैं सबको एक साथ ही मार दूंगा। मास्क वाले आदमी की आवाज सुनकर सब लोग दहशत में आ गए। अचानक ही हॉल में शोर खत्म हो गया और एक दिल दहला देने वाला सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। तभी स्क्रीन पे मास्क वाले आदमी ने कहा, बहुत अच्छी बात है जो तुम सब लोग शांत होकर बैठ गए। अगर कोई मेरी बात को नहीं सुनता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर छोड़ो, अब हम अपना अगला करतब दिखाते हैं। इस अगले करतब के लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। इस ट्रिक में एक मशीन स्टेज पर आएगी और वो मशीन इंसान के शरीर को दो टुकड़ों में कर देगी। कौन है जो इस करतब को देखना चाहता है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। अगर एक सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता। जब किसी ने भी वॉलंटियर बनने के लिए अपना हाथ नहीं उठाया, तब मास्क वाले आदमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग खुद नहीं आओगे तो मैं किसी को भी चुन लूंगा। पूरे हॉल में ये स्पॉटलाइट घूमेगी और जिस पर भी ये स्पॉटलाइट जाकर रुकेगी उसे स्टेज पर आना होगा। उसका इतना कहना था कि हॉल में अंधेरा हो गया और फिर एक स्पॉटलाइट पूरे हॉल में नाचने लगी। जैसे ही वो स्पॉटलाइट रुकी तो सब ने एक छोटी सी लड़की को देखा। स्पॉटलाइट एक 5 वर्षीय लड़की पर जाकर पड़ी थी। वो डर से थर थर कांप रही थी। बहुत खूब, एक छोटी बच्ची। छोटे बच्चों को वैसे भी मैजिशियन का ट्रिक देखना बहुत पसंद होता है। आओ आओ आओ, जल्दी से स्टेज पर आओ। मास्क वाला आदमी अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। उस छोटी सी बच्ची की मां बगल में बैठी थी। उसने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी प्रशांत अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, रुक जाओ, उस बच्ची को छोड़ दो। मैं तुम्हारी ट्रिक का वॉलंटियर बनता हूं। प्रशांत को खड़ा हुआ देखकर मेनका चौंक गई। उसने प्रशांत का हाथ खींचकर उसे बैठाने की कोशिश की। मेनका ने प्रशांत से कहा,
अरे ये क्या बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हो प्रशांत? ये सरफिरा आदमी तुम्हें मार देगा। तुम स्टेज पर मत जाओ, प्लीज मेरी बात मान लो। प्रशांत ने मेनका को देखा और बोला, मेरा यकीन मानो, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं समझ गया हूं कि ये क्या करना चाह रहा है। तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और जैसे ही मौका मिले प्रिया और विजय को कॉल लगाओ। फिर प्रशांत कूद कर स्टेज पर पहुंच गया। प्रशांत के स्टेज पर आते ही मास्क वाले आदमी ने कहा, लगता है तुम सबके बीच में अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो। अगर इसे जादू देखने का बहुत ज्यादा शौक है तो अगली ट्रिक मैं इसे ही दिखाऊंगा। स्टेज पर एक मशीन रखी है, उसको खोलो और उसके अंदर बैठ जाओ। इतना कहते ही स्टेज पर एक लोहे की कुर्सी जैसा दिखने वाला कैबिनेट आ गया। प्रशांत ने देखा कि उस कैबिनेट पर दरवाजे जैसी कुंडी लगी हुई थी। उसने दरवाजा खोला और कुर्सी जैसी मशीन पर बैठ गया। प्रशांत के बैठते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसी ने कुंडी लगा दी। अब प्रशांत को बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने अपनी दिव्य शक्ति को एक्टिवेट किया। प्रशांत को अचानक ही किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वो बहुत ही धीरे आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। प्रशांत को ऐसा लगा जैसे कोई किसी तरह का मंत्र पढ़ रहा हो। फिर प्रशांत को अचानक ही स्टेज पर एक बहुत बड़ी सी चेन सॉ दिखने लगी। चेन सॉ जैसे ही चालू हुई, वो सीधी मशीन की तरफ बढ़ रही थी। प्रशांत अपनी तरफ आती हुई चेन सॉ को देख पा रहा था। कुछ ही मिनट में वो चेन सॉ प्रशांत के शरीर के 2 टुकड़े कर दी। तभी प्रशांत ने अघोरी की लाल किताब से एक मंत्र पढ़ा। प्रशांत के मंत्र पढ़ते ही चेन सॉ हवा में स्टैचू की तरह फ्रीज हो गई। प्रशांत ने उस आदमी की तलाश शुरू की जो मंत्र पढ़ रहा था। अचानक ही प्रशांत को पीछे वाली सीट में एक आदमी दिखाई दिया जिसका सिर ढका हुआ था। वो अपनी सीट में बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। प्रशांत को उसको देखकर सस्पिशन हुआ। प्रशांत ने झट से अपनी पूरी ताकत लगाई और मशीन पर बने हुए दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। जैसे ही प्रशांत उस मशीन से बाहर निकल कर आया, ऑडियंस उसको देखकर हैरान हो गई। उन्होंने जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर दिख रहा मास्क वाला आदमी कुछ भी करके उस मशीन को दोबारा नहीं चला पा रहा था और वो चेन सॉ भी हवा में बंद पड़ी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मास्क वाला आदमी उस चेन सॉ को चालू नहीं कर पाया। प्रशांत ने मौका देखा और भागता हुआ पीछे वाली सीट की तरफ गया। उसने झट से टोपी पहने हुए आदमी को गला पकड़कर दबोच लिया। सब लोग प्रशांत को देखकर हैरान थे। तभी प्रशांत ने हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहा, वास्तव में ये पूरा जादू इस आदमी की कारस्तानी है। ये स्क्रीन पर दिख रहा मास्क वाला आदमी तुम सबके साथ छल कर रहा है और ये है वो आदमी जो यहां से बैठकर सबको मार रहा है। पूरे हॉल में लोगों के फुसफुसाने का शोर होने लगा। प्रशांत उस आदमी को खींचता हुआ स्टेज पर ले आया। स्टेज पर आते ही उस आदमी ने अपने आप को प्रशांत से छुड़ाया। फिर उसने सबसे कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तुम लोगों की तरह एक शो देखने आया हूं। मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूं। देखो, मेरा नाम अमन है और मेरी एक छोटी सी दुकान है। ये तुम सब लोगों को बहका रहा है। प्रशांत ने झट से उस आदमी की टोपी सर से उतार दी। फिर उसने आदमी से कहा, ठीक है अमन, चलो अब हम लोग भी एक जादू की ट्रिक दिखाते हैं। ये बहुत पुराना खेल है। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम बेगुनाह हो तो इस खेल को तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा, नहीं तो समझ लो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और इसी समय तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। प्रशांत की बात सुनते ही अमन थोड़ा सा घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। ऑडियंस अमन को गुस्से से घूर रही थी। अमन ने प्रशांत से कहा, कौन सा खेल? वही पुराना निशाना लगाने वाला गेम। हाँ, सर पर एक सेब रखेंगे, आंख पर पट्टी बांधेंगे और फिर दूर से चाकू फेंक कर सेब पर निशाना लगाएंगे। कहो, मंजूर है? प्रशांत ने कहा। अमन प्रशांत की बात को मना नहीं कर सकता था। उसने प्रशांत से कहा, ठीक है, मैं ये खेल खेलने को तैयार हूं, मगर पहले मैं निशाना लगाऊंगा। प्रशांत भी उसकी चालाकी समझ गया था। उसने तुरंत अमन की बात को मान लिया और अपने सर पर सेब रखकर बैठ गया। प्रशांत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अमन को पकड़ा दिया। फिर अमन ने अपनी आंख पर पट्टी बांधी और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी ऑडियंस दोनों को देखकर हैरान थी। तभी अमन ने अपना चाकू प्रशांत की तरफ फेंका।
प्रशांत को बखूबी दिख गया था कि अमन ने चाकू प्रशांत के सीने पर टारगेट करके फेंका था, मगर प्रशांत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और हल्की हवा के झोंके के साथ चाकू की दिशा बदल गई। अब वो चाकू सीधे प्रशांत के सर पर रखे हुए सेब की तरफ आ रहा था। जैसे ही चाकू सर पर पड़ा, सेब कटकर दो टुकड़ों में अलग हो गया। ऑडियंस ने ताली बजाई, मगर दूसरी तरफ अमन हैरान खड़ा था। उसने अपनी पट्टी खोली और प्रशांत को जिंदा पाया। फिर उसने झूठी मुस्कुराहट देते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कोई जादू करने वाला आदमी नहीं हूं। प्रशांत को अमन की चाल समझ में आ गई थी। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो मास्क वाला आदमी स्क्रीन से भाग चुका था। प्रशांत ने अमन को देखते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी बारी है। अब तुम बैठो और मैं निशान लगाऊंगा। अमन कुर्सी पर बैठ गया और अपने सर पर सेब रख लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रशांत क्या करने वाला था, यह उसे खुद भी पता नहीं था। दूसरी तरफ प्रशांत चाकू लेकर निशाना लगाने को तैयार था। उसने अपनी आंख पर पट्टी बांधी। दिव्य शक्ति से उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रशांत को पता था कि निशाना साधना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बहुत आसानी से सेब पर निशाना लगा सकता था, मगर इस आदमी की असलियत जानने के लिए प्रशांत को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इतना सोचते हुए प्रशांत ने चाकू हवा में फेंक दिया। चाकू इतनी तेजी से निकला कि किसी को भी सोचने का मौका नहीं मिला। प्रशांत का चाकू सीधे अमन की जांघ पर आकर लगा। चाकू पड़ते ही अमन दर्द से चीखने लगा और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी जांघ को पकड़ लिया। एक बार फिर से हॉल में शोर होने लगा। प्रशांत दौड़ता हुआ अमन के पास गया और उसका गला दबाते हुए बोला, सच सच बोलो कि तुम कौन हो। अगर तुमने ज्यादा देर तक यह खेल खेला ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अमन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अपनी जांघ से चाकू को खींचकर निकाला और तुरंत ही प्रशांत के ऊपर वार किया। प्रशांत अलर्ट था। अपने आप को बचाने के लिए प्रशांत पलट गया। उसके बावजूद प्रशांत के कंधे पर एक गहरा घाव हो गया। प्रशांत ने तुरंत अमन का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अमन और प्रशांत में स्टेज पर ही लड़ाई छिड़ गई। वो दोनों एक दूसरे को बराबर से मार रहे थे। तभी मेनका ने खड़े होकर सबसे कहा, प्रशांत एक पुलिस ऑफिसर है और वो हम सबकी जान बचा रहा है। जल्द ही यहाँ पर और पुलिस आ जाएगी। फिर वो दरवाजा तोड़कर हम सबको यहाँ से बाहर निकाल लेगी। तब तक के लिए शांति से बैठ जाइए। मेनका की बात सुनते ही अमन स्टेज से चिल्लाने लगा, तुम में से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इस हॉल में रखा हुआ बम फट जाएगा, और फिर वो बम कहाँ रखा है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो प्रशांत को देखकर एक शैतानी हंसी हंसने लगा। प्रशांत को भी अमन की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने एक तेज मुक्के से अमन पर वार किया। फिर प्रशांत ने अमन को जमीन पर गिराकर उसके हाथों को कसकर दबोच लिया। प्रशांत ने अमन से सख्ती से पूछा, कहाँ रखा है वो बम? चुपचाप बताओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और जल्दी से इन दरवाजों को खोलो। प्रशांत की बात सुनकर अमन हंसने लगा। वो प्रशांत की मार खाकर अधमरा हो चुका था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें बेहोशी से बंद हो रही थी। उसने हांफते हुए कहा, वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे तुम? मुझे मारना चाहते हो तो मार लो। प्रशांत के हाथ अब बंध चुके थे। वो चाहकर भी अमन को मार नहीं सकता था। अगर अमन ने बम के बारे में नहीं बताया तो सब लोग हॉल में मारे जाएंगे। तभी प्रशांत के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अमन को उठाया और सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा दिया। फिर एक रस्सी लेकर प्रशांत ने अमन के हाथों को कुर्सी से बांध दिया। अमन अधमरा होकर सर लटकाए बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी शक्ति कमजोर होने लगी, दरवाजे अपने आप खुल गए। दरवाजों के खुलते ही भीड़ हॉल से भागने के लिए तैयार हो गई। अचानक ही हॉल में स्टैम्पेड होने लगा। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। मेनका भागती हुई प्रशांत के पास आई। सबको भागते हुए देखकर अमन फिर से जोर से हंसने लगा। चाहे कितना भी भाग लो, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो बम कहाँ रखा है ये सिर्फ मुझे ही पता है, और बस वो अब फटने ही वाला है। प्रशांत ने हैरान होकर मेनका की तरफ देखा। मेनका ने प्रशांत से कहा, घबराओ नहीं, मैंने प्रिया और विजय को बम के बारे में बताया है। वो हमारी मदद के लिए बॉम्ब एक्सपर्ट को भी ला रहे हैं। प्रशांत ने मेनका से कहा,
मगर हमारे पास कितना समय है यही तो नहीं पता। मेनका ने कुछ सोचा और फिर प्रशांत से कहा, रुको, मैं कुछ करती हूँ। इल्यूजन आर्टिस्ट कौन था जो खुलेआम सबका